हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एस्टेट, पीजीटी केमिस्ट्री और दूसरे जो आपके एग्ज़ाम रहते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज। जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रम लाइंस स्प्लिट होती हैं, टूटती हैं, तो वो क्या है? वो स्टार्क इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, जीवन इफेक्ट है या रदरफोर्ड इफेक्ट है? सो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम लाइंस का टूटना जीमन इफेक्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। इसमें आपने स्टार्क इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेक्ट्रम लाइंस डिसोशिएट होती हैं तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब स्पेक्ट्रम लाइंस डिसोशिएट होती हैं तो उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। सो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सो जीवन इफेक्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो स्टार्क इफेक्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि कंपाउंड है ए बी, वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक होगा। अगर कंपाउंड ए बी प्रीडोमिनेंटली आयनिक होगा, जिसमें आयंस हैं हमारे पास में ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयन, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? आयनाइजेशन पोटेंशियल ए का लेसर होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल बी से, या आयनाइजेशन पोटेंशियल बी का लेसर होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की लेसर होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए लेसर होगी ये ग्रेटर आएगा, ग्रेटर होगी बी से। सो फ्रेंड्स, जब कभी कोई भी कंपाउंड आयनिक होता है तो उसमें सबसे पहले जो स्पेसिस लिखी जाती है वो कैटायन है और बाद में जो चीज़ लिखी जाती है वो एनायन है। सो हियर ए पॉजिटिव इज कैटायन एंड बी नेगेटिव इज एनायन। और कैटायन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो हमेशा ही लेसर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनायन से। सो इस स्टेटमेंट के जरिए अगर हम चलें सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि अगर हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 100 ईयर है तो एवरेज लाइफ किसी भी सब्सटेंस का कितना होगा? अगर किसी सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड 100 ईयर्स है तो एवरेज लाइफ कितना होगा वो हमसे पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे हम एवरेज लाइफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एवरेज लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, जो कि होता है 1.44 इंटू टी हाफ। जो भी उसका हाफ लाइफ टाइम दे रखा होगा हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है जस्ट 1.44 से। तो इस क्वेश्चन में हमें 1.44 को मल्टीप्लाई करना है टी हाफ से, यानी हाफ लाइफ पीरियड से, जो कि दिया गया है आपको 100 ईयर। सो इनको मल्टीप्लाई करने पर हम इजीली 114 ईयर्स तक पहुंचेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी ही वो हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसा कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय द कैटायन। जब भी कैटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करता है यानी उसकी शेप को डिस्टोर्ट करता है, चेंज करता है, तो उसकी वजह से हमें किस टाइप के बॉन्ड देखने को मिलते हैं? फ्रेंड, कंसिडर करें हमारे पास एक कैटायन है, कोई भी ए पॉजिटिव कैटायन है, और हमारे पास एक एनायन है बी नेगेटिव। कैटायन का साइज स्मॉलर होता है, एनायन का साइज लार्जर होगा। तो जब कोई कैटायन किसी एनायन के टुवर्ड अप्रोच करेगा तो चार्ज बाई रेडियस रेशो, चार्ज बाई रेडियस रेशो कैटायन में हायर होने के कारण, चार्ज बाई रेडियस रेशो, चार्ज बाई रेडियस रेशो, चार्ज और रेडियस का जो रेशो है वो कैटायन में हायर है। चार्ज और रेडियस रेशो वो कैटायन में हायर है, तो चार्ज बाई रेडियस रेशो जो है वो कैटायन का हायर है, इसलिए वो कैटायन उस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी उसकी शेप को चेंज कर देता है। तो जस्ट पहले डिस्टोर्शन से पहले अगर एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जस्ट स्फेरिकल सिमेट्रिकल था तो उसके बाद में ये इस तरह का कोई आड़ा टेढ़ा एक शेप ले लेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आएंगे
और उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगा। और जैसे जैसे चार्जेस न्यूट्रलाइज होते जाएंगे, चार्जेस के न्यूट्रलाइज होने से आयनिक करैक्टर डिक्रीज करने लगता है और कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज करने लगता है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब किसी कैटायन की वजह से पोलराइज हो जाता है तो वहाँ से कौन से बॉन्ड बनते हैं, वहाँ से कोवलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आयनिक बॉन्ड तब होंगे जब पोलराइजेशन नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है द डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। कोई हाइड्रोजन हैलाइड दिया गया HX, उसका डाइपोल मोमेंट हमें दिया गया है 1.8 डी बाय, दिस डी इज डी बाय, एंड द बॉन्ड लेंथ, और उसकी जो बॉन्ड लेंथ दी गई है वो है 1.5 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम दी गई है। हमसे पूछा गया है द परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ HX, कि उस HX बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयनिक करैक्टर होगा, कैलकुलेट कीजिए। सो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी हमसे पूछा जाए तो हम ये मान के चलेंगे लेट द बॉन्ड इज, जो बॉन्ड है वो परफेक्टली आयनिक है। लेट द बॉन्ड इज परफेक्टली आयनिक, वो बॉन्ड परफेक्टली आयनिक है, ठीक है। और अगर ये परफेक्टली आयनिक है तो ऐसे केस में हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। फ्रेंड, हम जानते हैं कि 1 यूनिट चार्ज जो होता है इन टर्म्स ऑफ ESU वो होता है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 ESU। तो हमने माना है कि ये बॉन्ड जो है वो परफेक्टली आयनिक है। इट मीन्स हाइड्रोजन पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव 4.8 10 की पावर माइनस 10 ESU होगा, और हेलोजन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU होगा। दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ यानी डिस्टेंस हमें दे रखा है। सो डिस्टेंस इक्वल टू 1.5 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर माइनस 10 मीटर में। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ कि 10 की पावर माइनस 10 ESU इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करके जब 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर होता है, उसी को हम बोलते हैं 1 डिबाई। सो डिबाई में अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो चार्ज की वैल्यू हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ ESU, और जो डिस्टेंस है वो हमें चाहिए इन द फॉर्म ऑफ 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस यहाँ पर है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये वैल्यू मिलेगी 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। सो हमें डिस्टेंस भी मिल गया, हमें चार्ज भी मिल गया। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे डाइपोल मोमेंट म्यू, जो कि होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो चार्ज हमें मिला है चार्ज हमें मिला है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, और डिस्टेंस हमें मिला है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिलती है 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। और ESU सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं 10 की पावर माइनस 18 से इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं डिबाई। सो यहाँ से वैल्यू हमें मिली 7.2 डिबाई। सो दिस इज आवर कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, जो हमने बॉन्ड को परफेक्टली आयनिक कंसिडर करते हुए माना है। नाउ जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला हमें और अप्लाई करना है कि जो भी डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व हुआ एंड जो हमें गिवन डाइपोल मोमेंट है, उस गिवन डाइपोल मोमेंट को अगर हम डिवाइड कर दें गिवन डाइपोल मोमेंट को, दैट इज म्यू ऑब्जर्व्ड, जो म्यू ऑब्जर्व हुआ था दैट इज 1.8 डिबाई को अगर डिवाइड कर दें म्यू कैलकुलेटेड जो हमने कैलकुलेट किया उससे, और मल्टीप्लाई कर दें अगर 100 से, तो वहीं से हमें मिल जाता है परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। सो म्यू ऑब्जर्व कितना है 1.8 डिबाई, कैलकुलेटेड कितना है 7.2 डिबाई इंटू 100, जिसको सोल्व करने पर इजीली आपको वैल्यू मिलेगी 25%। सो द बॉन्ड बिटवीन H एंड X इज 25% आयनिक एंड 75% कोवलेंट। सो ऑप्शन नंबर ए वही हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू पियर्सन, ये साइंटिस्ट है पियर्सन साइंटिस्ट, ए हार्ड बेस इज हुज, ए हार्ड बेस इज हुज डोनर एटम हैज। कहता है पियर्सन के हिसाब से बताइए एक हार्ड बेस कौन है, हार्ड बेस कौन होगा जिसका डोनर एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई पोलराइजेबिलिटी और आसानी से ऑक्सीडाइज करने वाला हो, या लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो पोलराइजेबिलिटी और डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज हो। थर्ड है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो पोलराइजेबिलिटी एंड डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज हो। फोर्थ है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई पोलराइजेबिलिटी एंड डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज। सो फ्रेंड्स, ये जस्ट आपको याद रखना है स्टेटमेंट कि पियर्सन के अकॉर्डिंग हार्ड बेस वो होता है जिसका डोनर एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लो पोलराइजेबल हो और डिफ़िकल्ट हो ऑक्सीडाइज के। सो ऑप्शन नंबर सी वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस सॉल्वेंट में SO2 वर्क करेगा एज ए एसिड। इनमें से किस सॉल्वेंट में SO2 एज ए सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, एज ए एसिड की तरह वर्क करेगा। और किसके अकॉर्डिंग बताना है, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कि इनमें से किस सॉल्वेंट में SO2 एज ए एसिड वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स, सॉल्वेंट सिस्टम की अगर बात करें, अगर सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट की बात करें तो दैट सोल्यूट, वो सोल्यूट विच प्रोवाइड द सेम कटायन एज इज प्रोवाइड बाय द सॉल्वेंट इटसेल्फ, वो सोल्यूट जो वही कटायन प्रोवाइड करेगा जो कि सॉल्वेंट खुद प्रोवाइड करेगा। यानी सॉल्वेंट जिस कटायन की फॉर्मेशन करता है, अगर सोल्यूट भी उसी कटायन की फॉर्मेशन करता हो तो वहाँ पर वो सब्सटेंस, वो सोल्यूट एसिड की तरह काम करता है। सो इन सॉल्वेंट SO2 और SOCl2 दोनों सेम टाइप के कटायन की फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए SOCl2 सॉल्वेंट के अंदर SO2 एज ए एसिड की तरह वर्क करेगा। बाकी सभी केसेस में आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी वहाँ से सल्फाइड आयन की होगी, यानी एनायन है, यहाँ से एनायन बनेगा, यहाँ से भी सल्फेट एनायन बनेगा, जबकि इन दोनों में पॉसिबिलिटी है कि कटायन की फॉर्मेशन करें सेम कटायन की फॉर्मेशन के। तो सॉल्वेंट ने भी जो कटायन प्रोवाइड किया, SO2 भी वही कटायन प्रोवाइड करेगा, इसलिए सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग SOCl2 ही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये कुछ रिएक्शन लिखी गई हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही हैं। फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम है एक्चुअली, ठीक है, इक्विलिब्रियम है ये। तो इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि इनमें कौन सा एसिडिक करेक्टर ज़्यादा रखता है या किसका एसिडिक करेक्टर कम है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने देखा कि HNO2 और HF को जब मिक्स किया गया तो फॉर्मेशन हुई H2F पॉजिटिव NO2 नेगेटिव की। तो यहाँ से हम थोड़ा आइडिया मिला कि HNO2 ने H पॉजिटिव डोनेट किया और HF ने उस H पॉजिटिव को गेन किया। तो जब HF उस H पॉजिटिव को गेन करेगा तभी वो फॉर्मेशन कर सकता है HF2 पॉजिटिव की। यानी इस पर्टिकुलर केस में HF ने वर्क किया है एज ए बेस और HNO2 ने काम किया है एज ए एसिड। यानी HNO2 और HF में से स्ट्रोंगर एसिड कौन होगा, HNO2, ठीक है। दूसरी बात, एसिटिक एसिड और HF की जब रिएक्शन हुई तो वहाँ से एसिटिक एसिड ने H पॉजिटिव गेन किया और HF ने H पॉजिटिव डोनेट किया, तभी HF से बन के आया है F नेगेटिव आयन। यानी एसिटिक एसिड और HF में से स्ट्रोंगर एसिड कौन माना जाएगा, HF। सो एसिटिक एसिड और HF में से स्ट्रोंगर एसिड HF है, HNO2 और HF में से स्ट्रोंगर एसिड HNO2 है। थर्ड रिएक्शन में अगर देखें तो वाटर और एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब हुई तो अब इस केस में वाटर ने प्रोटॉन को गेन किया, उस पर्टिकुलर केस में वाटर ने काम किया है बेस का और एसिटिक एसिड ने वर्क किया है एसिड का। यानी इन दोनों में से स्ट्रोंगर एसिड कौन माना जाएगा, एसिटिक एसिड। तो पता चला कि सबसे वीक एसिड कौन है, वाटर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई देगा। सो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट है। वैसे भी HNO2 सबसे मोस्ट एसिडिक था,
फिर HF आता है, नंबर 3 पर आता है एसिटिक एसिड, नंबर 4 पर आएगा वाटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है निकल ऑक्साइड को मेटेलिक निकल तक रिड्यूस किया जा सकता है वाटर गैस की प्रेजेंस में। ठीक है, वाटर गैस इज एक्चुअली CO प्लस H2 का मिक्सचर होता है वाटर गैस। तो इस मिक्सचर की प्रेजेंस में हम निकल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटेलिक निकल बना सकते हैं। पूछा है कि वाटर गैस में से एक्चुअली में दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्योंकि वाटर गैस तो एक मिक्सचर है। तो पूछा गया है कि इन दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, CO करेगा, हाइड्रोजन गैस करेगी, दोनों या नन। तो फ्रेंड्स निकल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर सकता है निकल ऑक्साइड प्लस CO2 की, और निकल ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके प्रोड्यूस कर सकता है निकल प्लस में वाटर। सो हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही यहाँ पर निकल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट होंगे जो निकल ऑक्साइड को रिड्यूस करने का काम करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है रुटाइल को सेपरेट करना है हमें क्लोरोएपेटाइट से। रुटाइल को हमें सेपरेट करना है क्लोरोएपेटाइट से। कौन सा प्रोसेस यूज होगा? तो रुटाइल जो कि आपकी मैग्नेटिक ओर है, इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, ये मैग्नेटिक ओर है, और क्लोरोएपेटाइट जो कि आपकी नॉन मैग्नेटिक ओर है। इन दोनों को हम ईजिली सेपरेट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सो मैग्नेटिक ओर को और नॉन मैग्नेटिक ओर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की हमारे पास एक सैंपल दिया गया है 20 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड, और कैलकुलेट करनी है हमें उसकी स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन प्रोक्साइड का सॉल्यूशन दिया है जिसकी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दी है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है? 20 वॉल्यूम है, हमें कैलकुलेट करनी है इसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए जो है हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो आपका है 17/56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कि नॉर्मल अगर स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करनी है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को आप मल्टीप्लाई किए 17/56 से। सो 17/56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दी गई है 20, जिसको सोल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 6.07%। सो ऑप्शन नंबर ए वही आपका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि इस टाइप की वीडियोज़ मैं और लेके आ सकूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। और हाँ फ्रेंड्स, अब अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं चेक की हैं, मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसी टाइप से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पर। एक सॉलिड स्टेट से है और दूसरी है जो वो आपकी थर्मोडायनेमिक्स से है। तो उसके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द एडजॉर्प्शन ऑफ अ हाइड्रोजन बाय मेटल्स। ठीक है, जब मेटल्स हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करती हैं, अपने सरफेस पर स्टिक कराती हैं, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स मेटल जब भी किसी गैस को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करती हैं तो उस एडजॉर्प्शन फिनोमिना को हम एक स्पेशल फिनोमिना से जानते हैं जिसको बोलते हैं ओकल्जन। सो दैट फिनोमिना इज नोन एज ओकल्जन। सो इट इज अ स्पेशल फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन in which metal is adsorbed on the gas is adsorbed on the surface of metal। तो गैस कोई भी हो सकती है, अगर वो किसी मेटल की सरफेस पर एडजॉर्ब हुई है तो वो ओकल्जन ही होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड विद एक्स। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड एस। हाइड्रोजन प्रोक्साइड दैट इज H2O2 जब रिएक्ट करता है किसी X के साथ में तो वहाँ से हमें कोई भी प्रोडक्ट गैसियस नहीं मिलता है। जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो सभी के सभी नॉन गैसियस होंगे, वो सभी नॉन गैसियस प्रोडक्ट हैं। तो हमसे पूछना है कि वो बताओ X क्या होगा।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब X के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो वो प्रोडक्ट सारे के सारे नॉन गैसियस हैं। हमसे पूछा है X क्या होगा, लेड ऑक्साइड होगा, KMnO4 होगा, PbS होगा या क्लोरीन होगा। तो फ्रेंड्स लेड सल्फाइड के साथ जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन करेगा लेड सल्फेट प्लस वाटर की, जो कि हैं नॉन गैसियस प्रोडक्ट्स। बाकी के केसेस में वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ से रिएक्ट, क्योंकि उसने कहा कि हमें कोई भी गैसियस प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है इनमें से कौन से नाइट्रेट हीट करने पर NO2 की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इनमें से कौन से नाइट्रेट हीट करने पर NO2 की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स याद रखिए कि जो आपके एल्कली मेटल्स हैं ग्रुप नंबर 1, उसमें से पोटेशियम नाइट्रेट जब कभी भी हीट किया जाएगा तो वो कभी भी फॉर्मेशन नहीं करेगा NO2 की। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है कि एडिशन ऑफ Na2CO3, जब हम Na2CO3 को मिक्स करते हैं एक सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन किसका है, ऑक्साइड का। यानी एक ऑक्साइड के सॉल्यूशन में जब हम Na2CO3 को मिक्स करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने उस ऑक्साइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और उस ऑक्साइड के सॉल्यूशन में हमने ऐड किया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से हमें CO2 गैस मिली। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट करता है उस ऑक्साइड के नेचर के बारे में, ये हमसे पूछा गया है। ऑक्साइड के सॉल्यूशन में जब हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को ऐड करेंगे तो वहाँ से हमें CO2 गैस मिली। ये एक्सपेरिमेंट ऑक्साइड के नेचर के बारे में क्या बताता है फ्रेंड्स, क्योंकि Na2CO3 एक बेसिक सब्सटेंस है, तो जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ही ये फॉर्मेशन कर सकता है CO2 की। तो जैसे ही Na2CO3 ने रिएक्शन की होगी किसी एसिड के साथ में तो ही यहाँ से फॉर्मेशन होगा साल्ट का, और वहाँ से निकली होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो X क्या हो सकता है, X एक एसिडिक चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक नहीं हो सकता, एम्फोटेरिक नहीं हो सकता, वो ऑक्साइड हो सकता है किसी मेटल का, नहीं, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक। क्या वो X हो सकता है एक नॉन मेटल का ऑक्साइड, जी हाँ, क्योंकि नॉन मेटल के ही ऑक्साइड नेचर में होते हैं एसिडिक, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट किसी एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा, तो वो जो ऑक्साइड हमें मिलेगा जरूर किसी नॉन मेटल का होगा। सो ऑप्शन नंबर डी वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रीवियस वीडियो के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।